ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। 10 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। बाकी स्टूडेंट को भी मैसेज दीजिए। आपको ब्रेक दिया था 10 मिनट्स का कि चलें बैक टू बैक आपकी क्लास है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक दिया था, अब 15 मिनट्स गुजर गए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज दीजिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। हम फिर मैकुन्निसा का एनसीपी डिस्कस कर रहे थे, तो उससे मैं मीनवाइल अपलोड कर लेती हूँ। आप बच्चों को बुला लीजिए, अपने क्लास फेलोज को। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज़ था जी। चलें जी, आ रहे हैं सब बच्चे। आई थिंक मैं शुरू कर लेती हूँ, बिकॉज आप तो आ जाएंगे बच्चे जिस तरह से भी। चले डायग्नोसिस, अच्छा जिसको जो फीडबैक दे रही हूँ इसको बेटा चेंज करना है, और सब स्टूडेंट्स ने जो है अपने अपने एनसीपीज़ को इन चीज़ों के फीडबैक के अकॉर्डिंगली चेक करना है, ठीक है। प्लानिंग आपकी देख लेते हैं। आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ हेल्थ टीचिंग पेशेंट विल बी एबल टू वर्बलाइज हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, गुड। आपने जाहिर है हम एक सेशन दे सकते हैं, 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ। आपने टीचिंग का शॉर्ट टर्म गोल बना लिया कि आपका पेशेंट जाहिर है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को अंडरस्टैंड तो करे, और आपने लॉन्ग टर्म गोल बना लिया कि आफ्टर अ वीक, यानी एक हफ्ते से ज़्यादा का चले आपने बना लिया ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, द पेशेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एन इम्प्रूव्ड बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल। ओके, इंटरवेंशन आपने उसके लिए क्या की हैं? टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ मील्स एंड स्नैक्स व्हेन टेकिंग इंसुलिन. Insulin needs for the day can be adjusted based on periodic serum glucose reading. Division of insulin dosage considers basal, maternal needs and ठीक है, food ratio allows more freedom in meal scheduling and specific diet to maintain the normal glycemia level, या लिख दे नॉर्मल ग्लाइसीमिक कंट्रोल या नॉर्मल सीरम ग्लाइसीमिक लेवल, ठीक है। आपकी इंटरवेंशंस जो हैं आपने कंबाइन करके उसको लिख दिया कि ज़ाहिर है दोनों चीज़ों का ताल्लुक जो है वो आपकी बेसिकली हेल्थ टीचिंग से ही है। आप हेल्थ टीचिंग देते हैं, जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आप हेल्थ टीचिंग दे देते हैं, और उसके बाद उसी से ज़ाहिर है जो वो टीचिंग को अंडरस्टैंड कर लेता है, फॉलो कर लेता है, तो बिहेवियर और लाइफ स्टाइल में भी उसकी चेंज आएगी, ठीक है। वो देखिए हैंड के ऊपर जो साइन बनाते हैं उसके ऊपर दोनों के बने हैं साइन, जो जिसके ऊपर स्पीकर है ना उसके ऊपर। चलें ठीक है, आपकी इंटरवेंशन इस तरह से भी ठीक है, आपने कंबाइन लिख दी। और रैशनल है कि ईटिंग वेरी फ्रीक्वेंट स्मॉल मील इम्प्रूव इंसुलिन फंक्शन, इंसुलिन नीड्स फॉर द डे कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन डिवीजन मेजरिंग। अच्छा, आपने तकरीबन बेटे इंटरवेंशंस जो यानी टीचिंग्स में डाली हैं, तो चलिए ठीक है, इस तरह भी ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते थे कि ये जो ऊपर आप एक ये नहीं मेंशन कर देते सेंटेंस में कि आपने जो भी प्रॉपर्ली एक टीचिंग प्लान बनाया अपने पेशेंट के लिए विद फॉलोइंग पॉइंट्स, फिर उनमें आप ये पॉइंट्स डाल सकते थे बुलेट चेंज करके, जो आपने इंसुलिन का बताया कि हम उसे एडजस्ट कर सकते ग्लूकोज के अकॉर्डिंगली, ऐसे भी ठीक है। एक तरीका बता रही हूँ मज़ीद बेहतर लिखने का, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। आपने जो इंटरवेंशन में हज़ायरी टीचिंग्स डाली हैं वो भी आपने रैशनल में लिख दिया सेम टू सेम ना, तो मील टाइम इंसुलिन, चलो ठीक है, अब इसको रहने दो इसी तरह। आपकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। आपने लिखा कि 30 मिनट्स की हेल्थ टीचिंग के बाद पेशेंट इज एबल टू वर्बलाइज हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। आफ्टर वीक ऑन इंटरवेंशन द पेशेंट इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हर इम्प्रूव्ड बिहेवियर, ठीक है।
मैकुनिसा, हम दूसरा आपका देख लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। अगर 5 में रिसर्च प्रपोजल आते हैं तो आप अगर कितनी मरते जस्ट हेडिंग से करके रखते हैं एक लाइन मैक्सिमम एक लाइन कितना जरूरी है। आई थिंक मैंने मैकुनिसा का एक तो ये वाला था, दूसरा कहाँ है? हाँ ठीक है, ये वाला। ओके जी। चले जी, मैकुनिसा का हम दूसरा भी कर लेते हैं। चले, दूसरा बनाया है एनसीपी डायबिटिक फुट के लिए। पेशेंट verbalizes that I am डायबिटिक फुट। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था सब बच्चों को। डायबिटिक फुट आपने लिखा है अपने मैकुनिसा? पहले मुझे बताओ कि डायबिटीज मेलाइटिस तो चलो आपने लिखा है, जैसे तो आपने अपना जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपने अपना जो डायबिटिक फुट लिखा है, पहले मुझे इस बात का जवाब दे, क्योंकि मैंने सब बच्चों से कहा था कि आप जो पर्टिकुलरली जो आपकी यानी मेडिकल डायग्नोज होती है, वो कोई एक डिजीज़, एक मेडिकल डायग्नोज आप लें और उसके ऊपर आप एनसीपी बनाएं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ठीक है, समझ आती है। अब डायबिटिक फुट जो है, एक तो ये कि वो ज़ाहिर है उसकी वजह से होने वाला प्रॉब्लम है। तो सेम दूसरी चीज़ ये भी मैंने आपसे कही थी कि बेटे सब अलग अलग आप यानी डिजीज़ बना लें। चलें, बहरहाल अब अगर आपने डायबिटीज़ मेलाइटिस में डायबिटिक फुट बना लिया है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी, तो ठीक है। मैं देख लूँ ज़रा, इसे चेक कर लूँ। अच्छा, आप कह रहे हो मैकुनिसा आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है। मैंने बड़ा इसका आसान तरीका उस दिन आपको समझाया था। देखो, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना मुश्किल नहीं है इतना, और या आप ये कहें कि कन्फ्यूजन होती है या वॉट एवर, इस सब का बड़ा जो एक आसान हल है वो यही है कि आप अपनी जो नैंडा की बुक है, देखो बेटा लाइब्रेरी में भी नर्सिंग डायग्नोसिस की बुक्स मौजूद होती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, या एटलीस्ट आपके पास जो 11 गॉर्डन हेल्थ पैटर्न है उनसे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस की लिस्ट मौजूद है, आप उसको खोलो। सारी ज़रूरत किस चीज़ की है कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये इस तरह के काम नहीं है बेटे कि आप मेहनत के बगैर आप ये सोचें कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बड़ी परफेक्ट हो जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपका काम आउट क्लास कभी भी नहीं होता। और आप रिविजन कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है मैकुनिसा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपकी ये कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम एनसीपी पे आ जाते हैं। आई एम फीलिंग intense pain in right foot due to wound, also irritating. अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। आपके पेशेंट का न्यूरोपैथी जो है वो किस लेवल का है? देखो बेटा, ज़्यादातर जो डायबिटिक फुट होते हैं यानी जो वूंड्स ख़राब हो जाते हैं, वो उस वक्त ख़राब होते हैं कि उस लेवल पे यानी पेशेंट की जो न्यूरोपैथी है वो बड़ी मतलब ख़राब हो चुकी हुई होती है। न्यूरोपैथी उनकी वो सेंस नहीं कर पाते, ज़ाहिर है उनको पेन भी इवन फील नहीं होता, उसी वजह से उनके वूंड्स ज़्यादा ख़राब होते हैं। बहरहाल ये एक स्टेज है, ऐसा नहीं होता कि शुरू में ही डायबिटिक जो पेशेंट्स होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि डायबिटिक फुट में पेन नहीं होगा। तो ठीक है, अगर आपका पेशेंट इनिशियल स्टेज के ऊपर था और उसको वूंड हुआ है और चलो ठीक है वो ख़राब हो रहा है, प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो रहा जल्दी से, तो वो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इस सेंस में बनाया है तो ठीक है कि आपका पेशेंट पेन फील कर रहा है, वो उनकी वजह से। ऑल्सो डिटेक्टिंग रैपिड वूंड पस प्रोड्यूस्ड
pain has caused fever and I'm patient of also diabetes mellitus. ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने लिखा कि स्वेलिंग थी उसके राइट फुट पे विद फाउल स्मेलिंग ड्रेनेज थी फ्रॉम अल्सरेशन विद हेल्दी सोक्ड हेवीली सोक्ड ड्रेसिंग। ठीक है, डायग्नोसिस आपने बनाई है इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, बिल्कुल इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी नर्सिंग डायग्नोसिस है related to open wound secondary to impaired circulation as evidenced by patient verbalized pain। अब देखें ना, मैंने उस वक्त भी आपको समझाया था कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है पेशेंट की जो स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड हुई थी, इसका एविडेंस लिखना है आपने, पेन का नहीं लिखना, इसका एविडेंस लिखना है आपने। स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड है तो उसका आप ये एविडेंस लिख सकते हैं कि अनहेल्दी वूंड है या वूंड की जो हीलिंग नहीं हो रही, जाहिर है उसी से हमें पता लग रहा है ना कि उसकी स्किन इंटेग्रिटी ख़राब हुई हुई है, तो ये लिखना होगा। यही चीज़ें बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो प्रॉब्लम होती है बेटे वो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, रिलेटेड फैक्टर के बाद जो एविडेंस होता है वो हमेशा प्रॉब्लम का ही लिखा जाता है। अब आप देखिए इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, अगर स्किन की इंटेग्रिटी ख़राब हुई भी है तो उसकी वजह से तो पेशेंट को पेन नहीं हो रहा ना, बेसिकली वो जो उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो गई है, वूंड है, अनहेल्दी वूंड है, उसकी वजह से पेशेंट को जो है यानी उसकी इम्पेयर्ड जो स्किन इंटेग्रिटी उसके साथ उसका ताल्लुक है, तो इसका एविडेंस आप चेंज कर दें, अनहेल्दी वूंड कर दें या पस फॉर्मेशन है वूंड के अंदर, ये चीज़ें लिख दें आप, उसका एविडेंस चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म गोल आपने बनाया कि क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट द वूंड। अच्छा बेटे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो ड्यूरेशन ज़रूर लिखनी होती है, आप सबको पता है। ड्यूरेशन तो लिखी नहीं है आपने कि आप वूंड को, ठीक है आप चाहते हो, आपका गोल है कि आपके पेशेंट का वूंड जो है वो डिसइंफेक्ट भी हो, क्लीन भी हो, वूंड हीलिंग भी को प्रमोट करना चाहते हो, लेकिन कितने घंटों में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे की ड्यूटी में, 2 दिन में, वो लिखें बेटा टाइम उसके साथ। इसी तरह लॉन्ग टर्म है, इसमें एजुकेटिंग द पेशेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ ओपन वूंड एंड प्रॉपर वूंड केयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप एक तो मॉनिटरिंग ऑफ वूंड, इसके अलावा फुट केयर ज़्यादा बेटर था। अगर आपको याद हो, सिर्फ वूंड ही नहीं, यानी आपने फुट केयर पे अगर उसको एजुकेट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि किसी भी जो वूंड है इन फ्यूचर वो वूंड को पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा, वूंड से ख़ुद को बचा लेगा, जाहिर है। प्लस जो सिर्फ स्किन के ही नहीं, नेल्स के वूंड्स हो गए या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इंटरवेंशन आपने बार बार सबको समझा रही हूँ, इंटरवेंशन में बेटे असेसमेंट नहीं होती है, असेसमेंट हम कर चुके। इंटरवेंशन में आप रीअसेस कर सकते हो, लेकिन पहले आपकी इंटरवेंशन आती है। तो सबसे पहले तो यही है ना बेटे, वूंड को क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। अगर आप नहीं कर सकते, जाहिर है आप तो नहीं करोगे, तो जो भी वहाँ पैरामेडिक स्टाफ है या डॉक्टर हैं जो भी करेंगे, आप उनको असेस तो करवा सकते हो ना। तो आपने लिखा है असेस feet at legs for skin temperature, soft tissue इंजरीज, कॉर्न सेंसेशन, कैलस, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन गोल क्या है आपका? वूंड को हमने क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है। उसके लिए आप सबसे पहले लिखें असिस्टेंस, आप लिखें असिस्ट द फिजिशियन इन डिब्राइडमेंट ऑफ द वूंड, क्लीनिंग ऑफ द वूंड, डिसइंफेक्शन ऑफ द वूंड, इन चीज़ों में। फिर उसके बाद आप रीअसेसमेंट लिख सकते हैं कि आपने पेशेंट के स्किन का टेम्परेचर चेक किया, और ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन पहले वो लिखें आप। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप टीच करें पेशेंट को अबाउट जो भी आप बनाना चाहते हैं। वूंड के बारे में बनाना चाह रहे हैं टीचिंग, ठीक है, वूंड केयर लिखें। फुट केयर के बारे में बनाना चाह रहे हैं, आप फुट केयर लिखें। लेकिन ये नहीं होगा इंटरवेंशन, आप लिखें, चेंज करें इसको। रैशनल, this will prevent further damage of tissue in patient foot, educate the patient, help to promote cooperation, cleanliness। ठीक है, evaluation आपकी after prior nursing intervention the patient will be able to demonstrate how to take care of open wounds, that's the importance of hygiene। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल का दोनों चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म गोल की
जो है वो है शो कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म गोल आपका अचीव हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। शॉर्ट टर्म गोल की इंटरवेंशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप इवैल्यूएशन लिखिए शॉर्ट टर्म गोल की कि आपके पेशेंट का जो वूंड था दैट वाज डिब्राइडेड या फिर दैट वाज डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन्ड एंड ड्रेसिंग वाज अप्लाइड। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इवैल्यूएशन के अंदर। आपको समझ आ रही है बेटा जो मैं चीज़ें यानी आपको समझा रही हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ, इन चीज़ों को आपको चेंज करना होगा। और ये सबके लिए फीडबैक है, तमाम बच्चों के लिए फीडबैक है। क्या कर रहे हो? फ्रिज के अंदर हॉस्पिटल के फ्रिज के अंदर जो है टेम्परेचर स्केल होता है, उसको हमें क्या करना है, एग्जैक्ट टेम्परेचर स्केल होता है, कंप्लीट तरह से आता है, जिसकी एक्यूरेसी वैलिडिटी सब कुछ हमें। अच्छा मैको निशा आपके दोनों आई थिंक डिस्कस हो गए। अरूज का देख लेते हैं अब कुछ अरूज ने भी भेजे हैं। इस तरह से हम पहले हम स्पेस से कंपेयर करते हैं कि सही डिग्री फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, हो सकता है कि वो उसकी वैलिडिटी में बात है, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है हमारे पास कोई ऐसा नहीं है इंटरनेशनल स्केल ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हमसे कंपेयर कर सकते हैं, जो बाकी कोई स्केल है तो नहीं देगा। कि इसमें जो है वैलिडेशन जो है हमारे लिमिटेशन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लिमिटेशन का मतलब है कि ये बाउंड्रीज ऑफ जी अरूज आप हैं यहाँ? अरूज इस्लाम आर यू हियर? अरूज यहाँ हैं तो हम अरूज इस्लाम के एनसीपीज को डिस्कस करें ना। पहले मुझे बताएं जरा अरूज कहाँ है, बुलाइए अरूज को। जी अरूज है यहाँ, चलें जी अब अरूज के जरा एनसीपीज देखना शुरू करते हैं। नो भाई रोज आपका तो कितनी शो नहीं हो रहा हमें। चलो भाई हो गया ओके। अच्छा जी रोज पहले तो कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं लिखी हुई, किस डिजीज पे बनाया है बताओ, डिजीज बताओ किस डिजीज पे एनसीपी बनाया है, ये वाला शो हो रहा है ना आपको, बताओ जरा पहले किस डिजीज पे बनाया आपने। जी बेटे रोज कल आपको समझ आ गए थे अपने जो एनसीपीज पे मैंने आपको फीडबैक दिया था। अब आपने उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने जो बाकी एनसीपीज हैं उनको भी करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा पेप्टिक अल्सर पे बनाया रोज ने, तो बेटे लिखनी नहीं थी मेडिकल डायग्नोसिस,
ये तो मुझे कुछ रफ सा लग रहा है, ये रफ है या फेयर है? पहले तो ये बताओ ना रोज, ये रफ है या फेयर है? ठीक है, मेडिकल डायग्नोज जरूर लिखना, उसके बगैर कैसे पता लगेगा किस डिजीज पे बनाया तुमने। चलो जी, प्रैक्टिकल सर पे देखते हैं क्या काम किया रूज ने। पेशेंट स्टेट दैट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग एंड फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने पेशेंट का बीपी लिखा, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, स्किन कलर स्लाइटली पेल थी। अगर पेशेंट को, चलो ठीक है, अगर बर्निंग सेंसेशन थी, पेन नहीं था तो ठीक है। समटाइम ऐसे पेशेंट्स को पेन भी होता है स्टमक पे, तो फिर आप लिख सकते हो। पेन स्किन नहीं है तो कोई बात नहीं। डायग्नोसिस इम्पेयर्ड डाइजेशन। सबसे पहले मुझे ये बता दो रूज, इम्पेयर्ड डाइजेशन कहाँ से देख के बनाई है नर्सिंग डायग्नोसिस? पहले मुझे इस बात का जवाब दो, कौन सी बुक में थी इम्पेयर्ड डाइजेशन? जी अरूज इस्लाम, इम्पेयर डाइजेशन किस बुक में से देख के बनाई है नर्सिंग डायग्नोसिस, मुझे ये बता दें। नंदा लिस्ट में इम्पेयर डाइजेशन है? पहली बात, इम्पेयर डाइजेशन है नंदा लिस्ट में? जी अरूज असलम, बेटा जवाब दीजिए, आर यू श्योर कि नंदा लिस्ट में इम्पेयर डाइजेशन कोई नर्सिंग डायग्नोसिस मौजूद है? I just want surety from your side because I'm not a library, I'm not a dictionary, I'm not a book. तो I'm also human being. Might be तो मेरे माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाएं और हो सकती हैं, जाहिर है। ओके, आई विल सी। अरूज से लेकिन मुझे आंसर चाहिए। अरूज, आर यू श्योर अबाउट? ओके, अब अरूज एक मेरा और सवाल है आपसे, अगर इम्पेयर डाइजेशन है भी, जरा आप अपना सब्जेक्टिव डेटा देखें। पेशेंट आपका क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट ईट एनीथिंग एंड फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। पेशेंट आपका ये कह रहा है कि मैं खा पी नहीं सकता, क्यों? बिकॉज मुझे पेन और बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक में। और इट्स ट्रू, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, ऐसा ही होता है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है और उसकी वजह से पेशेंट नहीं खा पी सकते। तो बेटे, इम्पेयर डाइजेशन का इससे क्या ताल्लुक बनता है? आपका पेशेंट खाएगा पिएगा, उसके बाद डाइजेशन की बात आती है ना, और डाइजेशन का यूजुअली आपके अल्सर्स से ताल्लुक इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। इससे ज़्यादा बेहतर नर्सिंग डायग्नोसिस आपके ख्याल में क्या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं बन सकती थी? क्योंकि आपका पेशेंट खा ही नहीं रहा ना। इम्पेयर डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर अल्सर्स से रिलेटेड नहीं होते। तो आपके ख्याल से क्या आपका पेशेंट खा ही नहीं रहा, आप अपनी स्टेटमेंट देखें, आपका पेशेंट खा ही नहीं सकता, तो डाइजेशन तो तब आती है ना जब वो कुछ अच्छा खाए पिए। तो क्या आपके ख्याल से हम ज़्यादा बेहतर नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं बना सकते थे? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड टू burning sensations in stomach and as evidence by obviously जब आपका पेशेंट नहीं खा पा रहा, आप स्किन कलर थोड़ा सा स्लाइटली पेल लिख रहे हो, तो इसके साथ यकीनन आपके पेशेंट का वेट लॉस भी हो रहा होगा। आप वेट लॉस भी ऑब्जेक्टिव डाटा में मेंशन करके अपना एविडेंस डाल सकते हो एज एविडेंस बाय वेट लॉस। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मेरे माइंड से स्लिप हो गया होगा, मैं चेक कर लूँगी। इम्पेयर डाइजेशन अगर आपकी नैंटा बुक में मौजूद है तो ओके, राइट, इम्पेयर डाइजेशन वुड बी रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर्स एंड एज एविडेंस बाय। फिर अब देखो, इम्पेयर डाइजेशन है तो उसका एविडेंस आप बायोप्सी से कैसे दे सकते हो? आप पेप्टिक अल्सर का बायोप्सी से दे सकते हो एविडेंस, लेकिन इम्पेयर डाइजेशन का किस तरह से दे सकते हो?
तो थोड़ा सा चीज़ों को अपने डाटा के साथ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा के साथ रिलेट करने की कोशिश किया करो। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन बन सकती है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, और या रिलेटेड टू साथ में आप पेप्टिक अल्सर या सेकेंडरी टू करके पेप्टिक अल्सर लिख सकते हो, एंड एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वेट लॉस एंड पेलर स्किन। कितनी अच्छी नर्सिंग डायग्नोसिस बन गई, और सारी की सारी हमारे डाटा के साथ मैच कर रही है, अगर आप इस चीज़ को गौर करें थोड़ा सा। अच्छा, आपके गोल्स देख लेते हैं आपने। अच्छा, कल परसों भी समझाया था, इतने सारे गोल्स बनाओगे तो प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए होगी। आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ कि छोटे थोड़े थोड़े गोल बना लिया करो। बेशक 2 गोल्स बना लो, एक बना लो, एक शॉर्ट टर्म में बना लो, एक लॉन्ग टर्म में बना लो, या फिर 2 ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में बना लो, एक लॉन्ग टर्म में बना लो, या एक शॉर्ट टर्म में बना लो, 2 लॉन्ग टर्म में बना लो। इस तरह से देख लो, ठीक है। चलो बहरहाल फिर भी मैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पढ़ती हूँ कि आपने क्या क्या बनाए, कि बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट पेशेंट विल फील। अच्छा, अब जैसे पहले समझाया था, टाइम मेंशन करना ज़रूरी है। शिफ्ट मुझे क्या पता आपकी कितने घंटे की शिफ्ट थी, आप उसमें लिख दो 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी है आप वो लिखो। Patient will feel better and reducing in burning sensation. I will maintain the फेडर। अच्छा, ये देखो, ये आपने जहाँ शॉर्ट टर्म गोल लिख दिए हैं, यहाँ सिर्फ गोल आएगा बेटा, कि जैसे आपका गोल हो गया। इंटरवेंशन का कॉलम तो अलग है ना, नीचे आपने इसके साथ ही इंटरवेंशन लिख दिए, ये इंटरवेंशन यहाँ नहीं आएंगी। आपको ये क्लियर होना चाहिए था। शॉर्ट टर्म गोल के प्लानिंग के कॉलम में सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आएगा। जैसे पहला गोल है आपका कि आपका पेशेंट अच्छा फील करेगा, बर्निंग सेंसेशन उसकी रिड्यूस होंगी। अब मैं क्या करूँगी, वो तो मेरी इंटरवेंशन है, दैट शुड बी इन योर इंटरवेंशन कॉलम, कि आप पेशेंट की कोई अच्छी पोजीशन, फाउलर पोजीशन बनाएंगे अगर, और रिमूव स्पाइसेस फ्रॉम द डाइट, हेल्प द पेशेंट इन डूइंग वॉक फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। ये आपने अच्छी इंटरवेंशन लिखी है पेप्टिक अल्सर के लिए, या कहना चाहिए कि बर्निंग सेंसेशन, लेकिन ये इंटरवेंशन है, ये आपके इंटरवेंशन के कॉलम में आएंगे बेटा। और टीच द पेशेंट टू टेक स्मॉल एंड, ये सारी चीज़ें आपकी एक गोल हो गया ऊपर का। इस सब को बेटे शिफ्ट कर दो अपने इंटरवेंशन के कॉलम में। और लॉन्ग टर्म गोल आपने क्या बनाया है? लॉन्ग टर्म गोल आई थिंक आप टीचिंग पे बनाना चाह रहे हो, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि आई विल गिव अ लॉन्ग टर्म गोल है ना, कि मैं उसको कोई टीचिंग सेशन दूंगी। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं उसे टीचिंग सेशन दूंगी। आफ्टर हाउ मेनी डेज, 2 डेज के बाद, 3 डेज के बाद, वो आप लिखो। उसमें आप कह रहे हो क्या बेनिफिट। अच्छा, फिर इसमें वो आप गोल बना लो। अभी जिस जिस चीज़ पे आपने टीच करना है, ये आपके इंटरवेंशन कॉलम में चला जाएगा, कि फिर आप लिख देना कि आई विल गिव जो बेनिफिट्स, आई विल गिव द, या आई विल डिस्कस, और आई विल टीच अबाउट, फिर फॉलोइंग नीचे लिख दो। एक्सरसाइज और वॉक के बेनिफिट बता रहे हो, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बता रहे हो, मेडिसिन वगैरह बता रहे हो। बेटे रोज इस्लाम, अगर आपने इंटरवेंशन के कॉलम में भी लिखा है, मैं यही आपको समझा रही हूँ कि प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आएंगे। फिर हमने अगर इंटरवेंशन यही लिख देनी है, तो फिर इंटरवेंशन का कॉलम हमने क्यों बनाया है? इंटरवेंशन का कॉलम वहाँ पर है, उसके अंदर इंटरवेंशन लिखो। फिर आपकी इवैल्यूएशन पढ़ लेती हूँ मैं डायरेक्टली। तो आपकी शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन तो ज़ाहिर यही है कि आपका पेशेंट का जो बर्निंग सेंसेशन है और ये सारी चीज़ें, आपका गोल अचीव हो गया। लॉन्ग टर्म गोल आपने बनाया था, आपने टीचिंग दी थी, तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ उसके बाद उससे फीडबैक ले सके हो, तो आप उसको भी मेंशन कर दो कि लॉन्ग टर्म गोल भी आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो भी आप साथ में जो है बेटे मेंशन कर दो। ठीक है जी, होप सो कि कुछ समझ आई होगी उरूज इस्लाम और बाकी बच्चों को भी। चलिए 10:15 हो गए, यहाँ हम स्टॉप करते हैं। अभी आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। मैं समझती हूँ कि जितने फीडबैक्स और जितनी डिटेल में मैं आप लोगों को फीडबैक दे रही हूँ, बाकी बच्चे जो हैं उनके काम अब बेहतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप अटेंडेंस मार्क करवा लें सब बच्चे।
लेकिन यहाँ पे मैंने शुड मेंशन श्रीनिवास होता है, बताना होता है कि मैंने ये वर्क जो है सर्विस कहाँ पर कंडक्ट करनी है और ये हॉस्पिटल में करनी है, क्लिनिक से करनी है, रूम में करना है, अदर डिनर प्राइवेट करनी है। एंड आल्सो द टोटल ड्यूरेशन है, और सारे ड्यूरेशन ये बताना होता है कि मुझे कोई स्टडी करना है, कर सकती है, रीजन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका इस चीज़ के डिपेंड करेगा कि रिसर्च पर्सन डिपेंड करेगा कि जो आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, क्या वो पॉसिबल है 6 मंथ के अंदर कंडक्ट करना। तो वहाँ पे आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे आएंगे कि जो कि 6 मंथ में कंडक्ट करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सैंपल सिलेक्शन और साइज है, और साथ में क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जैसे आप लोगों ने लिखा तो आपका इंटीरियर क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, सारी बातें लिखी है ना कि आपका इंटीरियर क्या था, जिसके अंदर आपको अपने पॉइंट्स लिखने अपने टॉपिक्स से रिलेटेड जो बातें लिखी, तो आपने लिखा कि मैं बस शालीमार हॉस्पिटल में से सिर्फ इन लोगों को ऐड करूँगी जिन्हें हाइपरटेंसिव डायग्नोसिस हुआ है, और ये तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। In this section, the investigator should describe the population and all steps of the selection procedures and techniques and the sample size. ठीक है, आपने ये भी बताना है कि मैंने इस वजह से इनको सिलेक्ट किया और इस वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया, जो कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आ जाएगा। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपको बताना है कि आपको किस तरह से डेटा कलेक्शन करनी है। The investigator should write the procedures that will be used, population survey, for example आपको 10 सर्वे करना है, सर्वे क्वेश्चन फिल करनी है, डेप्थ में इंटरव्यूज करने हैं, या फिर ऐसा करना है कि किसी एक ग्रुप को फोकस में रखना है और उनसे डिस्कशन हो, डिस्कशन वगैरह के ग्रुप्स की डिस्कशन होती गई और आपने वहाँ से क्या किया, उनके जो डिस्कशन होते थे आपने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपका क्या था, आपने कौन सा डाटा कलेक्शन प्रोसीजर यूज किया था अपनी सर्च वर्क में, नाम बोलिए मुझे बताओ। आपका डाटा कलेक्शन प्रोसीजर जो आप लोग अभी तक रिसर्च वर्क कर रहे हो उसमें कौन सा है, डाटा कलेक्शन मेथड आपका कौन सा है। तो नाम बोलिए, आपने इसका आंसर देना है, बाकी जिसको पता है वो भी तो आपने लिखा है तो आपको पता ही होगा ना। जल्दी से इसको किया करो, एक वर्ड लिखना है, कौन सा वर्ड है, की डिजाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने यूज करना है। जी सारा मोरिस, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप बिल्कुल इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर जो फीडबैक मैंने आपको दिया है उसको माइंड में रख के, यानी ऑथेंटिक चीज़ें आप इंटरनेट से लोगे, ऐसे नहीं है कि जाहिर है इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है ना, तो थोड़ा सा मैंने जो फीडबैक दिया है, जो चीज़ें बार बार समझा रही हूँ, और इन शॉर्ट इंटरनेट से ज़रूर हेल्प लो, लेकिन बुक्स को साथ ओपन करके रखो, थोड़ा सा चीज़ों को टैली करो, एविडेंस देखो, फिर आप इंटरनेट से बिल्कुल हेल्प ले सकते हो। इस सारी बातें हो सकता है पेपर में ना, बट आपको पता है कि मैंने मेथड अडॉप्ट किया है। उसके बाद फिर आपने कौन से टूल्स यूज करने हैं, मॉडल्स क्या है, डाटा कलेक्शन मॉडल्स के बाद यूपी एनालिसिस भी तो करना है। In accordance with our course objectives and based on the types of variables, the investigator should specify how the variables should be measured and how they will be presented. Because आपने ये बताना था आपने variables measure किस तरह करने हैं और क्या present किस तरह करना है, ये वाली आंसर के लिए जो है आप लोगों ने इमेज की है कि जो शॉर्ट में आपके टॉपिक पर काम किया होगा, रिसर्च में बड़े का काम किया है, उसमें कौन सा मेथड यूज किया होगा। मैंने आपको बहुत से टूल्स करवाए हैं, बायोफिजियोलॉजिकल था, ठीक है, और वो सिस्टम जो लाइकर स्केल था, और
काफ़ी स्केल इसमें पड़े होते हैं, पर हम ये सब पूरी यूज़ करते हैं। इसलिए इसको स्केल का जो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स का निपटा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग भी एक स्केल यूज़ करते हैं। तो ये स्केल आपके टॉपिक से रिलेटेड यूज़ किया होगा, हम जो वही यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंडिकेटिव एनालिटिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टेक्निक्स और न्यूमेरिक डेटा। और नॉन न्यूमेरिक डेटा के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, ये सारी बातें आपने प्रपोजल में लिखनी होती है। प्रोग्राम्स टू बी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, इसमें क्या है, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट विल बी यूज्ड। देखो सॉफ्टवेयर में होता है डेटा एनालिसिस में जो होता है, एक आपने एसपीएसएल उसमें इसमें आपने अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को करते हुए डेटा एनालिसिस करोगे। आपके पास ये क्या है, गैंट चार्ट है। इसमें क्या होगा, बेसिकली कि आपका उसमें डिसाइड करना है किस में एक्सेंट करना है। एक्सेंट आप लोग भी नहीं होगा, हम सर्च प्रपोजल में लिखते हैं। इसमें क्या था, गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क एंड ड्यूरेशन अगेंस्ट द progression of time. It is useful tool for planning, scheduling and monitoring the progress of project. इसमें ये होता है कि आपको पहले बनाना है कि आप ये करना है कि मैंने मीटिंग 1 मंथ जो है ग्राफिकली मीटिंग 1 मंथ किया है, आपने अपना सारा पहले वाला काम करना है, डेटा कलेक्शन के पहले वाला काम करना है। तो सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, डेटा कलेक्शन करना है। थर्ड मंथ में क्या करना है, आपने डेटा एनालिसिस करना है। फोर्थ मंथ में क्या है, आपने वो सॉफ्टवेयर यूज करते हुए उसके डिफरेंट एनालिसिस कर लेना है, की वैल्यूज जो है उसको निकाल लेना है। और फिफ्थ पे क्या है, आपने जो है अपने रिजल्ट फाइनलाइज करते हुए निकाल लेना है, सबको बता देना है कि आगे देखिए उसके बर्थडे में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये मैंने एक एग्जांपल देखी, उसमें क्या लिखा हुआ था, फाइनलाइज रिसर्च प्रपोजल एंड सबमिट फॉर ईयर। उसने ये कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर में, तो उसके फर्स्ट मंथ में मैं क्या करना है, अपना रिसर्च प्रपोजल को फाइनलाइज करना है। ट्रांसलेट क्वेश्चन टाइप एंड मल्टीप्लाई उसमें फर्स्ट मंथ में ये सारा काम करना है। सेकंड मंथ में क्या करना है, रिसर्च असेस एंड चेंज। सेकंड में डेटा कलेक्शन उसने किसमें किया है, थर्ड मंथ में किया है। प्रोसेसिंग डेटा जो है वो उसने फोर्थ में किया है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा है वो उसने फिफ्थ में किया है। शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स उसने वो कब किया, उसने अपनी सेकंड ईयर के बिल्कुल लास्ट मंथ पे कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप वर्डिंग में नहीं लिख रहे, बस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका एक पूरे साल का प्लान होगा, 6 मंथ का प्लान है कि फर्स्ट 1 मंथ में आपने कर दिया अपना जो है आपका प्रोसेस रिटर्न वर्क किया, ठीक है, उसको अप्रूव करवाया। सेकंड में आपने ये करने के लिए डेटा प्रोसेस करना हो सके, डेटा कलेक्शन के बाद जो एक्सपेरिमेंट करना, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना और फिर किसी और तरह से उसको प्रोसेस करना वो लिखते हैं। तो आपने डेटा कलेक्शन के बाद में आपका डेटा आ जाएगा, जो करना है उसके बाद क्या है, अपनी फाइनेंस में जो मुझे बता देते आपको, तो वो एक ग्राफिक कंडीशन में आपने प्रेजेंट करना है। ओके जी, डेटा अटेंडेंस हो गई है। अच्छा जेनिफर आर यू हियर? जेनिफर बेटा प्लीज जरा जल्दी से सामने आए। जेनिफर को बुला दें बेटा। आपका ये प्लान है तो आप इसमें रिडक्शन में अपना ये प्लान जो है, अपना आइडिया जो है वो सर्च करके उसकी एनालिसिस करके डाटा जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो? बीनी सरवर आप प्रेजेंट हो? आपकी अटेंडेंस नहीं लगी थी फर्स्ट लेक्चर में, कहाँ गायब थे जी बिनेश?
आधी आवाम तो मुझे लगता है सो ही रही होती है मेरे पहले लेक्चर में, आराम से उठते हैं, फिर याद आता है चलो मैम की क्लास ले लें, है ना, नींद ना खराब हो। कल भी एब्सेंट थे बिनिशा। चलो ठीक है, किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अभी हम स्टॉप करते हैं और सब अब ज़रा मेहनत करें, थोड़ा सा अपने एनसीपीज़ के ऊपर अच्छे से काम करें, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे है, इंशाल्लाह आज या कल मैं पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, तो सब बच्चे जो है अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ कंप्लीट कर लें। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लें, दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। चलें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।